सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इजाजत के बावजूद शहबाज शरीफ को जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया, ऑफलोड किया गया है उसको। कानून हरकत में आया या हुकूमत हरकत में आई है? कहा गया था कि शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, यह कोर्ट की इजाजत थी, कानून की इजाजत थी। मियां साहब के जाने के बाद शहबाज शरीफ जा रहे थे, कह रहे थे डील है या ढील है, इसी के तहत जा रहे थे। पीपल्स पार्टी के बाद एक हल्का हाथ हुआ है शहबाज शरीफ के साथ, यानी कि नून लीग के साथ। बार बार शिकस्त हुई है पीटीआई को। 3 साल के अरसे में तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जो मुल्क के अंदर गवर्नेंस दी है, एक बुरी गवर्नेंस, नाकाम हुक्मरानी इस मुल्क के अंदर, गुर्बत, महंगाई, लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। पाकिस्तान की तारीख देखें, 1947 से इतनी बुरी हुक्मरानी किसी दौर में नहीं हुई जो इस पार्टी की हुकूमत जब से हुई है, तहरीक इंसाफ की। आज के दौर में जो हुक्मरानी इस अवाम को मिली है, जिस तरह के ये हुक्मरान मिले, ये वुज़रा मिले, ये वजीर आजम मिला है इस अवाम को, इस मुल्क को, आज जो कोविड है, कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, नून लीग के रहनुमा है, सीनियर एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ मोहतरम जनाब एडवोकेट ज़ैन सुमरो साहब, तर्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं। सर, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो। शुक्रिया सर जी, आज जिस तरह रोका गया है शहबाज शरीफ साहब को रवानगी से, क्या कहेंगे? कह रहे थे किसी डील के तहत कहे थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम पहले एक ज़माने में ECL में डाला गया था। 2019 में लोअर हाई कोर्ट ने ECL से नाम उनका निकाल दिया था। ये ब्लैक लिस्ट का जो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सुना कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर था। मैं ये समझता हूँ कि ब्लैक लॉ तो मैंने पढ़ा था, लेकिन ब्लैक लिस्ट वाला जो कंसेप्ट था वो मैंने नहीं देखा था। सवाल ये पैदा होता है कि जब मामला कोर्ट में गया, लोअर हाई कोर्ट की फुल बेंच 3 जज बैठे हुए थे, उन्होंने उनको इजाज़त दी जाने की। तो उसी वक्त इमीडिएटली फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में कहा कि उनको नहीं जाने दिया जाएगा और ये फ़ैसला इतने जल्दी में आया जिस तरह पंचायत का फ़ैसला आता है। मेरे नज़दीक फवाद चौधरी के ये अल्फाज जो है ना, कंटेम्प्ट कोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं, जो उनको नहीं बोलने चाहिए थे, चूँकि वो इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है और प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हुए उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लॉ की जो ABC को जो अब फुली तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनको लोअर हाई कोर्ट के इस फैसले के मुतालिक ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब उसके बाद एयरपोर्ट गए, जिस अंदाज में उनको एयरपोर्ट पर रोका गया, जबकि उनको हाई कोर्ट का आर्डर भी दिखाया गया, सारा कुछ कहा गया, और उसके बाद बैरिस्टर शहजाद अकबर ने या वो शहबाज गिल है कि क्या है, उन दोनों ने ये कहा कि जनाब ये जो है ना रात की तहरीकी में भाग रहे थे, लेकिन हमने उनको रात की तहरीकी में भागने नहीं दिया। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइप के जो जुमले हैं या जो ये हुकूमत है, जो वक्तन फ़क्तन आपने देखा होगा कि अभी 2 ऑर्डिनेंस फिर इन्होंने जारी किए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, उसके अलावा दूसरा जो है ना गैर मुल्की जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको वोट का राइट देना। एक तरफ तो आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऊपर से ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। तो ये इस हुकूमत ने कानून को तमाशा बनाया हुआ। इमरान खान साहब की चंद दिन पहले आपने अगर तकरीर सुनी हो तो उसमें उन्होंने क्लियर अल्फाज में कहा कि 50-50 साल तक केस की डिस्पोजल नहीं होती। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? और सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद अपने गिरबान में झांक कर तो देखें कि ये 3 साल जो तकरीबन आपके मुकम्मल आने वाले हैं, इन 3 सालों के दौरान आपने क्या किया। वक्तन फ़क्तन मैंने इमरान खान साहब को ये कहते हुए सुना कि पिछली हुकूमत के दौर में 20,000 अरब हमने कर्जा वो देते थे, मैंने 35,000 अरब का कर्जा दिया। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछने में आग बजानम हूँ कि
कि आप इतना तो बता दें कि इतने अरसे में आपने कर्जा उठाया कितना है, जो आप कहते हैं कि मैंने 35,000 अरब का कर्जा दे दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आज दिन तक जो भी लीगल स्टेप मौजूदा हुकूमत ने उठाए, चाहे एक्सटेंशन का मामला हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हो, या सेनेट के इलेक्शन का हो, कोई भी जो मामला हो, मैंने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर बजाय अपने इदारों को प्रोटेक्ट करने के अपने ही इदारों को बुरा भला कहता है। इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट गया, एक वाजिया स्टैंड लिया आर्टिकल 228 के मुताबिक। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें, मैं शफाफ इलेक्शन कराने चाहता था, या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या जवाब दे दिया, ये इदारे आपके ताबिया नहीं हैं। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, आप दस्तूर को पढ़ लें कि दस्तूर में लिखा क्या है, और दस्तूर की एक आर्टिकल को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मेरी समझ में नहीं आता, या तो इनके लीगल एडवाइज़र इनको वक्तन फ़क्तन प्रॉपरली गाइड नहीं करते, या ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हर वक्त कानून की खिलाफ वर्जी करना, कोर्ट आर्डर की खिलाफ वर्जी करना। मैं ये पूछता हूँ, जब फुल बेंच ने दे दिया और एयरपोर्ट पे आर्डर आपको दिखा दिया गया, तो ये कहना गवर्नमेंट का कि ये DGFIA का मामला था, पहले वहाँ एप्लीकेशन जानी चाहिए थी। DGFIA क्या इस आर्डर को पढ़ने के काबिल नहीं था? आज हो गया 28 दिन, उन्होंने डिटेल आर्डर दे दिया 27 पेज का, और साथ में डायरेक्शन दी कि इनको फौरी तौर पर जाने दें, कल फिर चले जाएंगी, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक है एडवोकेट साहब, जिस तरह रोका गया, जिस तरह नहीं जाने दिया गया, ये कानून ने रोका, हुकूमत ने रोका, किसने रोका, क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो 2019 में भी गए थे, और जाने के बाद आपके सामने वो वापस आ गए थे। उस टाइम गवर्नमेंट ने उनका नाम ECL पे डाला, हाई कोर्ट ने उनका नाम हटाया, इन्होंने एक और तरीका ढूंढा, और ब्लैक लिस्ट, जैसा यासीन आज़ाद साहब ने कहा, ब्लैक लिस्ट तो हमने सुनी ही नहीं है। विदाउट एनी नोटिस, विदाउट टेलिंग अगले बंदे को कि आपके ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, आप किसी भी बंदे का नाम उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दें, इट इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ये विदाउट ड्यू प्रोसेस तो आप किसी का नाम उठा के नहीं डाल सकते इस तरह। अब जब ये फैसला चैलेंज हुआ, और चैलेंज होने के बाद ये ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि इनकी तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं है ECL की, एक एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है इनके डिपार्टमेंट की, उस पर कोई कैबिनेट का फैसला नहीं आया। या तो ड्यू प्रोसेस थ्रू उस एप्लीकेशन फैसला करके उनका नाम ECL पे डालते। अपनी कोताही का गुस्सा निकाल रहे हैं कोर्ट्स पर। अब जब फैसला आ गया कि जाने दें, तो कोर्ट्स पे खुद शहजाद अकबर साहब उसी रात बैठ के, मैं एक दूसरे निजी चैनल का प्रोग्राम था, उस पर कह रहे थे, बार बार एंकर पर्सन उनसे सवाल पूछ रही हैं कि क्या आप जाने देंगे, तो आगे से जवाब आ रहा है अगर ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाएगा तो जाने देंगे। 3 बार उन्होंने ये जवाब दिया। मतलब इनको कैसे पता था कि सुबह को ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं होगा? एक ऑलरेडी सेट इन्होंने माइंड बना लिया था उस टाइम कि इस एक्सक्यूज पर, इस प्रीटेक्स्ट पर इनको रोकने की कोशिश करनी है। सही सर, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं, ब्रेक का टाइम हुआ। वेलकम बैक। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, कोविड इश्यूज, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरफ मसाइल और मसाइल है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद कोई एक चीज बेहतर नहीं हुई। सब सियासी जमातें पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग कर रही है, कहीं भी बेहतरी नहीं आ रही। इस गवर्नमेंट ने जो वादे दावे किए थे कोई एक भी पूरा नहीं। अगर कोर्ट कोई रिलीफ देती है तो हुकूमत हरकत में आ जाती है। कानून को हरकत में आना चाहिए, अदालतों का एहतराम होना चाहिए। क्यों नहीं होता अदालतों का एहतराम? क्या कहेंगे यासीन आजाद साहब? देखिए, जहां तक अदालतों के एहतराम का ताल्लुक है, जाहिर है कि आइन सर एक मिनट सर, सोराब सरकी साहब मेरे साथ सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MPA रह चुके हैं और साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही, दोबारा उनको मिलाएं टेलीफोन लाइन पे। हाँ सर आओ।
जहाँ तक कानून के एहतराम का तल्लक है, वो तो पाकिस्तान के हर शहरी का ये जिम्मेदारी है कि कानून का एहतराम करें। और वक्तन फ़क्तन जब हमारी सुपीरियर कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो वो बाइंडिंग है तमाम गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ पे। मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट के जो तर्जमान हैं, जिनका नाम भी मुझे लेते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर हुआ, ये दूसरा शहबाज गिल हुआ, या मोहतरमा फरदौस आशिक अमान साहिबा हो गई हैं, लगता है कि इनको सिर्फ बोलने की तनख्वाह दी जाती है, इसके अलावा इनका प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। सवाल ये पता होता है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो आपके पास लीगल राइट यही है कि अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, किसी ने तो नहीं रोका आपको। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको एक क्लियर कार्ड ऑर्डर दिखाया गया लोअर हाई कोर्ट का, उनका नाम ECL में भी नहीं था, ब्लैक लिस्ट में भी से निकल गया, कोर्ट ने कहा इनको जाने दें। इससे पहले जिस तरह मेरे अजीज़ ने बताया कि वो गए वहाँ पे रहे, वापस आए हर साल, क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट हैं, अपने इलाज के लिए। सर मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। डॉक्टर सोहराब सरकी PPMP है, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, साबिक मिनिस्टर, अभी भी MP हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब किस तरह देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल आपके सामने है, शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं दिया जा रहा, रोका गया उसको, ये आप विक्टिमाइजेशन देख रहे हैं डॉक्टर साहब? कि ये तो मेरे ख्याल में मैं तो नून लीग वाले ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को जमानत दे दी, इखलाकी तौर पर फिर उनको नहीं रोकना चाहिए था। और वो बीमार भी हैं, अगर कोर्टों को भी हुकूमत नहीं मानेगी और हुकूमतों के साथ भी इस तरह करेगी तो फिर ये मामला कैसे चलेंगे। और अगर ये कोई और हुकूमत करती PTI के मामले में इस तरह, तो मेरे ख्याल में ये PTI पूरा मीडिया पे पूरे जहान में पूरी आग लगा देते और ये कहते कि देखें ये कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जब उनकी अपनी बारी है, ये मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद उसी वक्त इनके वो ट्वीट आ गए कि हम इनको जाने नहीं देंगे, तो ये मेरे ख्याल में कोर्ट को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मीर साहब डॉक्टर साहब आपके सामने है महंगाई, बेरोजगारी, गवर्नेंस आपके सामने है, 3 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये कि आप रोटी, बिजली, चीनी, आटा और गैस ये सारी पूरी देख लें, बिल्कुल गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। और बार बार जहां पर इलेक्शन हुए पूरे मुल्क के अंदर आप देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आप देखें, नौशहरा से देखें, फिर उसके बाद दसका में देखें, कोशाब में देखें, ये फिर जितने भी इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए जो कि PTI कराची में जीती हुई थी, उनको भी यहाँ पर बुरी शिकस्त हुई है। और मुझे तो यहाँ पर नून लीग वालों पर अफसोस होता है कि वो नून लीग वाले जो है वो इसमें मामला खराब कर रहे हैं और उनको मेरे ख्याल में जश्न मनाना चाहिए कि PTI जो 70-80 हजार इनको वोट दिलवाए गए थे, वो अभी यहाँ पर वो 5-6 हजार वोट से भी ज्यादा वोट नहीं ले पा रही है। तो PTI तो फारिग है, उसका तो कोई अभी मेरे ख्याल में कोई सिलसिला कोई नजर ही नहीं आ रहा है। बाकी ये है कि आप इलेक्शन, ये ईद है, रमजान शरीफ है, ईद के बाद देखें बड़े पैमाने पे सियासी तब्दीलियां होंगी। और ये शहबाज शरीफ को इन्होंने रोका है, मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ को रोक नहीं सकेंगे। शहबाज शरीफ अल्टीमेटली लंदन चले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, किसी डील या ढील के नतीजे शहबाज शरीफ जा रहे हैं? असल में बात यह है कि जब हमारा कोई जमानत होती है या कोई सिलसिला होता है पीपल्स पार्टी का, बड़े अफसोस के साथ में आपके चैनल पे कहता हूँ, नून लीग वाले ये कहते हैं कि डील हुई है। मैं तो अब इस पे क्या तबसरा करूं, मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूं कि कोर्ट ने फैसला दिया है, अब कोर्ट के फैसले को PTI नहीं मान रही है और नून लीग वाले जो हैं अब जो भी हरकतें कर रहे हैं, जो कि पहले ही आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कही थी कि आप इस तरह की हरकतें नहीं करें, मिलके मतलब स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि इनको गिराएं। और वो सारे मामला तय हो गए थे। मीर साहब आपके साथ डिस्कशन होती रहती है प्रोग्रामों के अंदर, सारे मामला तय हो गए थे, अभी तक पंजाब की हुकूमत जा चुकी होती। अभी आप देखें पूरी खिचड़ी पकी हुई है, पूरा सिलसिला
बिल्कुल क्लियर है आपके सामने वो जहांगीर तरीन का मामला, और जहांगीर तरीन के मामले के बाद तो ये 100% है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कोई मैंडेट नहीं है। और आपको पता है जब ये असेंबली के एक मेंबर का मैंडेट खत्म हो जाए, अगर कम हो जाए, तो वो हुकूमत गैर कानूनी हो जाती है। और जिस तरह इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, कहा तो ये जाता था कि ये बड़े मोज़िब हैं और खुद कहते थे, यूरोप की मिसालें देते थे। पर मैं ये देख रहा हूँ कि पहले जितनी भी हुकूमतें गिरी हैं, जो हालात रहे उनसे भी बदतर सूरत हाल रही है। और ये इमरान खान साहब खुद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे पूरा इल्जाम लगाते थे कि ये हुकूमतें चला रहे हैं और ये चलाते रहते हैं। अब जो इमरान खान की जिस तरह हुकूमत चल रही है, इससे बुरी हालत और खराब कंडीशन मैंने किसी हुकूमत की नहीं देखी। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने 11 अरब डॉलर कर्जा लिया था, नून लीग ने 22 अरब डॉलर कर्जा लिया था। अब ये इन्होंने 32 अरब रुपए से भी ज्यादा, अभी इनको 2.5 साल हुए कर्जा ले लिया है। और एक बता दें कोई इन्होंने कोई स्कीम शुरू की है। मुल्क का जो हाल है आपको पता है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम कर दिया। और जो नवाज शरीफ का एक हेल्थ का प्रोग्राम था उसका भी इंसाफ हेल्थ कार्ड चेंज किया। एक बता दें, एक रोड बता दें, एक ऐसी स्कीम बता दें थ्रू आउट पाकिस्तान, कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें, 1 मेगावाट कोई बिजली बता दें, एक छोटा सा रोड बता दें। ये कह रहे हैं कि हमने टफ टाइलें लगवाई हैं, नालियां सही की हैं। कराची के अंदर कोई एक इनका प्रोजेक्ट बता दें जो कि इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है। जो भी प्रोजेक्ट है मेरे साहब वो पिछली गवर्नमेंटों के हैं या पीपल्स पार्टी ने दिए थे, या पीपल्स पार्टी और नून लीग की अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, उन्होंने मिलके जो उनका पिछला टेन्योर था 13 से 18 वाला, उसमें स्कीमें दी थी। रेड लाइन थी, ब्लू लाइन थी, ये जितने भी जो प्रोजेक्ट्स कराची के अंदर हैं, K4 है। और अब ये उन पे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कराची के अवाम भी अब कम से कम पीटीआई को तो समझ गए हैं। और जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कराची का। बड़ी मेहरबानी सर, डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। एडवोकेट जैन सुमरव साहब, कारकर्दगी आपके सामने है, मसाइल आपके सामने है, टाइम आपके सामने, गवर्नेंस आपके सामने, विक्टिमाइजेशन आपके सामने, जितनी भी एनर्जी इस गवर्नमेंट ने सर्व की है जेल में डाल दो, अंदर कर दो, केसेस बना दो, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये हुकूमत पहले दिन से इदारों को स्ट्रॉन्ग करती और इदारों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करती तो आज इनके लिए कुछ हालात बेहतर होते। जिस तरह जजमेंट आई और जजमेंट आने के बाद फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब ने कोर्ट के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए और वो लार्जर बेंच की जजमेंट को बोला पंचायत का फैसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उसके बाद एक वकील हैं, खुदा का खौफ करें। लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इन कोर्ट्स में अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पोज करेंगे तो लोग, एक एनर्की आ जाएगी। थोड़ी नफरत में इतना आगे नहीं जाएं कि आप हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दें और वो अपने लफ्ज़ आप वापस ना ले सकें। अगर आपको इख्तलाफ है तो आप अपील करें, कोर्ट में जाएं और अपील में जो आपके हक में फैसला आता है वो हमें मंजूर होगा, सबको मंजूर होगा। क्या अनइलेक्टेड लोगों से हुक्मरानी बेहतर होगी? ये अनइलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? सर इलेक्टेड लोग आगे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं तो ओपनली कहूँगा, जब इस्टेब्लिशमेंट की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई, जब पोल्स को रिग किया जाएगा अपने मनपसंद लोगों को लगाने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली इसमें हर पार्टी का खुद जो लोग हैं उनको ये सिस्टम सूट करता है। और अगर जहाँ पे मैं इस पीटीआई की इस बात को मैं अप्रिशिएट करूँगा, अगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हर पार्टी को आगे आना चाहिए अपने प्रपोजल के साथ। उसमें बेशक जो इख्तलाफ है बताएं कि, लेकिन उस सिस्टम को चेंज करने की बात करें। ये सिस्टम उनको फेवर कर रहा है जो जैसा छुरी दोनों फायदे देती है, काटने के लिए भी और नुकसान के लिए भी, कुकिंग के लिए भी और अदरवाइज भी। तो इसी तरह ये सिस्टम भी इनको सूट करता है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो बोलते हैं हमारे नायब हमारे खिलाफ है, जब हुकूमत में होते हैं उस लॉ को अमेंड नहीं करते। तो अभी जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत की बात है तो जहांगीर तरीन साहब, इनके अपने लोग इनके इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं इदारों की। और रिसेंटली बशीर मेमन साहब का जो इल्ज़ामात है, उन्होंने तो सारा इनका पोल खोल दिया है कि ये इदारों को किस तरह मिसयूज़ करते हैं। मैं ये कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब पीटीआई वालों को कोर्टों की इज्जत
करनी चाहिए, और ना सिर्फ फवाद चौधरी साहब बल्कि नून लीग भी, बाकी लोग भी, जब भी फैसला किसी के खिलाफ आता है, हक में आता है, हर बंदा कुछ ना कुछ इल्जाम लेके आ जाता है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं कोर्ट से जाके आपको अपने फैसले। ठीक है सर, जिस तरह देख रहे हैं सब चीजें आपके सामने, इस तरह गवर्नमेंट चलती हैं सर? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट चलने का ताल्लुक है, दुनिया को पता है कि 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ, और यही बल्दिया टाउन वाली जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है, उस वक्त रात के 12 बजे तक शहबाज शरीफ तकरीबन 3-3.5 हज़ार की लीड से वो जीत रहा था। बाद में जो सूरत बची वो 683 या 700 के लगभग डिफरेंस था, वो अपनी जगह पे है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपने ये देखना है कि जिस दिन से ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट हुकूमत में आई, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि प्रैक्टिकली इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। डॉक्टर साहब ने कुछ बातें की, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं डिफरेंट वे में बात करता हूँ कि पीडीएम जब बनी तो मुझे इस बात की खुशी थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो एक नारा है कि वोट को इज़्ज़त दो, उसकी वजह से पीडीएम में यूनिटी की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा कि एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो एक ऐसे स्टेज पे आई बैक फुटिंग पे कि एस्टेब्लिशमेंट का जो स्पोक्समैन है उसने स्पीच का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात एडमिट की और ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एग्जेक्टिव का एक ज़ैली अदारा है। इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। मुझे पीटीएम के टूटने का अफसोस है, क्योंकि मैंने ये देखा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट बैक फुटिंग पे चली गई थी, हमारी कमज़ोरी की वजह से, हमारी नाइतफाकी की वजह से जब पार्टियों में टूट फूट हुई तो वो एस्टेब्लिशमेंट फिर एक पूरी ताकत के साथ इन हो गई, और ताकत के साथ इन होने के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि पीडीएम के अगर दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट था तो बजाय मीडिया में जाने के, एक दूसरे के नोटिस देने के, आपस में बैठते, पीडीएम का इजलास बुलाते, वहाँ बैठकर अपने इख्तिलाफात को दूर करते। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि हम एक ऐसे रास्ते में निकले हैं कि शायद अल्लाह करे वो वक्त आए कि एस्टेब्लिशमेंट ये महसूस करे कि आईनी तौर पर सियासत में उसका अगर कोई रोल नहीं है तब उसको जाके घर बैठ जाना चाहिए। मुझे उस खुशी का, मेरी खुशी वहाँ आकर ख़त्म हो जाती है जिस दिन वापसी पीडीएम आपस में टूट फूट का शिकार होती है और एस्टेब्लिशमेंट फिर एक ताकत के बलबूते पे सामने आती है। अब रह गया मामला जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, जिस तरह मेरे अजीज़ दोस्त ने भी कहा, पीटीआई के मतलब मैं आज आपके प्रोग्राम के हवाले से बिल्कुल क्लियर कट पेशन गोई करता हूँ कि फ्यूचर का इलेक्शन जब भी हो, आज हो, कल हो, या टाइम पीरियड करना पूरा करने के बाद हो, पीटीआई का कोई कैरियर नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई सियासत नहीं है। ये पार्टी अपने आप खुद दफन हो जाएगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आगे चलेगी। बड़ी मेहरबानी सर, आपका बड़ी मेहरबानी एडवोकेट साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर कोई फ्यूचर नहीं इस पार्टी का। जब भी इलेक्शन होगा, जिस तरह आजाद साहब ने कहा और जिस तरह एडवोकेट जैन साहब ने भी कहा, रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। इस गवर्नमेंट को जितना टाइम पहुंचा है, वो जो 2 साल है, अवाम क्या कुछ सोचें, महंगाई बेरोजगारी को कंट्रोल करें, कोई एक तो वादा पूरा करें। मुल्क के अंदर जो कोविड है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, खुदारा सब पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं इसके ऊपर तवज्जो दें और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और कोर्ट्स के जो फैसले हैं उसकी इज्जत की जाए, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इसी के साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफिज।